जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 4th क्लास होगा। आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? ठीक है। पहला, भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े और लिखित संविधान है। विश्व में जितना भी देश का संविधान है, सबसे बड़ा संविधान किसके पास है? भारत के पास है। क्यों भारत के पास है? इसमें जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अभी अनुच्छेद की संख्या 465 से भी ज़्यादा है। 465 से ज़्यादा है तो इस तरह नहीं 95 के बाद 96 ऐसा नहीं, 97 ऐसा नहीं। किस तरह ज़्यादा है? खंड में टूटा है। जैसे 243 में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो इस टाइप का जो है इसे भी गिना जाता है, जैसे 95, 96, 97, 98, 99 इस तरह। तो इस तरह भारत की संविधान की संख्या 465 से भी ज़्यादा है वर्तमान में। ठीक है। तो ये विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है। कहा जाता है अमेरिका इतना पावरफुल है, अभी अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, लेकिन भारत के अनुच्छेद में संविधान में 395 मूल संविधान में थे, लेकिन अभी वर्तमान में 465 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 22 भाग है और 12 अनुसूची हैं। अब देखते हैं आंतरिक और बाह्य स्रोत क्या है। आंतरिक और बाह्य स्रोत का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ स्रोत गुलाम भारत से भी लिया गया था और कुछ विदेशों से लिया गया था। जैसे 1935 अधिनियम से भी अधिकतर अनुच्छेद लिया गया, लगभग 250 अनुच्छेद अधिनियम 1935 से लिया गया है। बाकी 145 अनुच्छेद विदेशों से, जैसे आयरलैंड, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, बाकी सब देशों से लिया गया है। ठीक है। तो इसी का मतलब है आंतरिक मतलब भारत के अधिनियम 935 के अधिनियम से। अब बाह्य का मतलब हो गया जो विदेशी स्रोतों से लिया गया है, जैसे अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति वहाँ अमेरिका से लिया गया है। तो ये बाह्य स्रोत है। जैसे संविधान में संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। तो ये बाह्य स्रोत में आते हैं। ठीक है। आंतरिक स्रोत में आ जाएंगे अधिनियम 935। तो ये है आंतरिक है बाह्य स्रोत का मतलब। ठीक है। अब आता है लचीला एवं कठोर। लचीला एवं कठोर का मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब क्या है? संविधान नचने वाला है? नहीं। संविधान में 2 ऐसे प्रकार का संशोधन होता है। एक तो आप सीधे लोकसभा में 2/3 सदस्य के अनुमति से पारित करा सकते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जहां राज्यसभा जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस टाइप का जो संशोधन होता है इसे कहते हैं लचीला। ठीक है। लचीलापन ये है कि जिस पार्टी का सरकार है लोकसभा में उसी की बहुमत है तो आसानी से ये पास करवा सकते हैं, इसे लचीला कहते हैं। अब कुछ आता है कठोर, जैसे राज्यसभा में कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं कि लोकसभा के 2/3 सदस्य तो हाँ भरेंगे, प्लस राज्यसभा के आधा से अधिक 1/2 से +1 इतना सदस्य का भी हाँ होना चाहिए, तभी आप यहाँ से भी पारित होगा। इसी को कहते हैं कठोर, जो कि कठोर होता है क्योंकि राज्यसभा में बहुमत बनाना बहुत कठिन काम है। अगर बना लिया तो तब तो कोई भी कानून पारित हो जाता है। तो इसी प्रकार के कानून को कठोर और लचीला के रूप में। लचीला में क्या है, किसी भी विधायक को 2/3 से पारित कर दिया, पास हो गया, कानून बन गया। लेकिन कठोर में क्या आता है, लोकसभा के 2/3 और प्लस राज्यसभा के आधे से एक अधिक सदस्य का हाँ होना चाहिए, तब आप कानून बना सकते हैं। तो इसी को कठोर कहते हैं और ये लचीला है। ठीक है। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का व्यवस्था है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता रखता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एक भारत सरकार आपको नागरिकता का सर्टिफिकेट देगा और वो पूरे भारत में
मान्य होगा। ठीक है, पहले तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग था, लेकिन 370 हटने के बाद वहाँ पूरे भारत में अब कहीं भी बस एक बार नागरिकता मिल गया वही नागरिकता चाहिए। और अमेरिका में क्या है कि आप राज्य अगर नागरिकता देगी, सेंट्रल अलग नहीं। न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क सरकार से फिर लेना पड़ेगा, अमेरिका सरकार से लेना पड़ेगा, इस तरह दोहरी नागरिकता। लेकिन भारतीय संविधान की व्यवस्था है कि एकल नागरिकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? किसी भी चीज़ के लिए मौलिक अधिकार, जैसे आप भारत में मौलिक अधिकार का मतलब क्या? अगर आप भारत में जन्म ले लिए तो ऑटोमेटिक जितना भी अधिकार है वो आपके पास आ गया। ठीक है, किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं, जो आपका अधिकार है ले सकते हैं। जब मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे तो वहाँ कुछ शर्त है कि किस समय आपके मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है, वहाँ पे विशेष व्याख्या करेंगे। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये भाग जो पढ़ेंगे तो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो विशेष वहाँ पे मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे वहाँ देखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है? कि राज्य केंद्र शासन बनाएगा, लेकिन राज्य के जो जनता है उसके तहत, उसके देखकर, ये नहीं कि कुछ भी कानून बना के थोप दिया जाए। कुछ विशेष अधिकार राज्य को दिया गया है कि इस मामले में केंद्र कुछ नहीं कर सकता है। तो वही बात है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो जनता की भलाई की बात हो तो इससे, जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल्स आता है 36 से लेकर 51 तक में। ठीक, अब इसके तहत जैसे बिहार में दारू बंद है तो ये 47 के तहत किया गया है कि राज्य को लगा कि दारू सेहत के लिए हानिकारक है तो राज्य वहाँ पे कानून बना के इसे बंद किया जा सकता है। पोषक आहार में आता है 47 आर्टिकल। तो ये बात है कि राज्य अगर लगेगा कि हमारे जनता के लिए हानिकारक है, ये कुछ ठीक नहीं है, तो वहाँ पे वो तत्व को देखते हुए नियम कानून बना सकता है। यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। रूस से लिया गया, ये मूल संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ठीक है, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कहाँ कब जोड़ा गया। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। जब मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे कि 11 क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है? सभी लोग मत दे सकते हैं और एक ही मत देंगे। किसी जाति या लिंग या कोई भी पोस्ट पे हो, उसका मत, एक मत का वैल्यू एक ही होगा। वो चाहे किसी भी जाति से हो, SC ST राजपूत ब्राह्मण, ये मायने नहीं रखता है वो किस कास्ट से है, मेल है कि फीमेल है। बस सार्वभौमिक। यहाँ पे 2 बात ख्याल रखने का है। जब मूल संविधान बना था तो उस समय वोट डालने की उम्र 21 साल था। ठीक है, कितना था? 21 साल। 21 साल जिसका उम्र हुआ वही वोट डाल सकते हैं। लेकिन 61 अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, ये उम्र घटा के 18 साल किया गया। ठीक है, कब कितना किया गया? 18 साल। और अभी भी जो व्यक्ति भारत के 18 साल के हो वो उसे मत देने का अधिकार है, वो दे सकते हैं। और एक आदमी का एक ही मत होता है। ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति रहे, चाहे भारत के आम नागरिक रहे, चाहे किसी कास्ट से हो। सार्वभौमिक। पहले क्या था? अंग्रेज के समय में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। 1919 में जो एक कानून आया था कि जो टैक्स पे करता, पहले तो था ही नहीं कि बहुत कम टैक्स पे करता है उसी को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, 1919 में जब ब्रिटिश शासन भारत था तो उस समय सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जो टैक्स पे कर रहा है वही वोट देगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
जो 18 साल के पार हैं वो भारत के नागरिक हैं, वो वोट दे सकते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता है। कोई दिक्कत? पहले उम्र कितना था? 21 वर्ष। 61 अमेंडमेंट के तहत इसे उम्र घटा के कितना किया गया? 18। वर्तमान में भी उम्र कितना है? 18 वर्ष ही है। अब आगे देखेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या है? न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि जिसका लोकसभा में बहुमत है, नहीं, ये स्वतंत्र है, किसी को भी फटकार लगा सकता है, ये किसी के अधीन नहीं है, पक्षपात नहीं करता, ये स्वतंत्र है, ठीक है। जो इससे सही लगेगा ये करेगा, इसका निर्णय सबसे परे है। क्योंकि पहले था क्या, भारत में अगर भारतीय कोर्ट से नहीं संभला तो ब्रिटिश क्राउन में जाता था, वहाँ से उसका फैसला आता था। लेकिन भारत अब खुद फैसला करता है। भारत में कोर्ट सिस्टम है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। सबसे ऊपर हाई कोर्ट यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, ठीक। उसके बाद हाई कोर्ट जो प्रत्येक लगभग राज्य में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो प्रत्येक जिला में। तो ये है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या है कि भारत जो चलता है वो संसदीय प्रणाली के तहत चलता है। संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसके अनुसार ही चलता है, ठीक है। भारतीय संसद प्रणाली। भारतीय संसद प्रणाली का मतलब क्या होता है? भारत का जो संसद है, संसद, इसमें होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों मिलकर हमारा संसद का निर्माण होता है। ये तीनों मिलकर जो कानून बनाता है, ये क्योंकि लोकसभा में हमारे द्वारा आदमी चुन के जाता है, ये हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यानी कि इसके द्वारा मतलब क्या, हम भारतीयों लोग के द्वारा जो कानून तैयार किया जाता है हम उसी के अनुसार चलते हैं। अगर भारत में बोला जाए कि अभी शादी का उम्र 21 साल कर दिया जाए लड़की का, तो अगर इससे कम में अगर कोई करता है तो गलत करता है, तो इसके तहत उसे सज़ा भी हो सकती है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो कानून बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली। हमारा देश संसद से चलता है, किसी राजद्रोह की तरह नहीं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी, कल वो लोकसभा से विघटित हो जाए और कोई उसका बात मानने वाला नहीं होगा, बोलेगा 2000 का नोट बंद, कोई मानेगा नहीं। क्योंकि अभी वो यहाँ के वो नेता हैं, हम लोग के द्वारा चुन के गया, इसीलिए संसद सिस्टम के द्वारा उनको बातों को हम लोग मानते हैं। यही है संसद शासन प्रणाली। अब आता है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। भारत इकलौता देश है विश्व का, भारत इकलौता देश है पूरे विश्व का जहाँ पे 3 प्रकार की सरकार होती है, त्रिस्तरीय, ठीक है। मैक्सिमम देश की बात करें, मैक्सिमम का भारत छोड़ के सब 2 प्रकार का होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। लेकिन भारत विश्व का एकमात्र इकलौता देश है जहाँ 3 प्रकार की सरकार होती है। भारत देख लीजिए, एक हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक होता है पंचायती राज व्यवस्था या शासनीय व्यवस्था। ठीक है। भारत इकलौता देश है जहाँ पंचायती राज्य व्यवस्था है, स्थानीय शासन व्यवस्था है, कि ऐसे भी हैं कि कुछ मामला कि गांव के सरपंच द्वारा ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे किसी का गेहूं काट लिया, किसी का बकरी चुरा लिया गया, तो ये सब व्यवस्था जो सरपंच लेवल पे होता है, भारत इकलौता देश है जहाँ पे ये सिस्टम है। और भारत इकलौता देश है क्योंकि ये
स्वर्ण सिंह समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा राज्य पंचायती व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो भारत विश्व का इकलौता देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली चलता है। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, जो सरपंच जिसका हेड होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह। ठीक, अब आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, लेकिन भारत की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द लिया गया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। पहले ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इस शब्द का वर्णन नहीं था। 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, नहीं तो पहले भारत के प्रस्तावना हम भारत के लोग से स्टार्ट होते हैं और 26 नवंबर 1949 तक में जाके एंड होते हैं, लेकिन 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है। धर्म यहाँ के रहने वाले व्यक्ति का होगा। हिंदू है तो हिंदू धर्म का होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का होगा, सिख है तो सिख धर्म का होगा, लेकिन भारत का कोई धर्म नहीं होगा। भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम रहता है तो उसे कहते हैं इस्लामिक कंट्री, लेकिन भारत में 82% हिंदुस्तान यानी हिंदू है। क्या हिंदू राष्ट्र कहते हैं? नहीं। भारत पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब सरकार आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो जाता है क्या, सरकार उसमें इसमें भी कोई भी धर्म के लिए कोई संस्था नहीं, यानी कि सरकार चलाती है कि हिंदू धर्म के लिए कोई नहीं, क्योंकि भारत जो है पंथ निरपेक्ष है। ये कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, जो बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े मात्राओं में हिंदू रहते हुए भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कारण क्या है कि भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तो इस तरह थे पॉइंट्स जो सबको देखा गया। ठीक है, अब अगले क्लास में देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।